हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर्स एजुकेशन पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकृति के बारे में। आप सबकी बहुत डिमांड थी सर प्रकृति पढ़ना है मुझे, लेकिन प्रकृति मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट था। मैंने प्रकृति के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बना रखा था, लेकिन जो हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम आज अपना प्रकृति चैप्टर पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है प्रकृति। अब प्रकृति से हम क्या समझेंगे? जो प्रकृति होती है इसका मतलब होता है कि उस मनुष्य की, उस पेशेंट की जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है, उसकी प्रकृति क्या है। तो ट्रीटमेंट से पहले उसकी प्रकृति जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, प्रकृति परीक्षा का ज्ञान आयुर्वेद क्रिया शारीर एवं चिकित्सा का प्रमुख अंग है। इसका मतलब आयुर्वेद में प्रकृति ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चिकित्सा ज्ञान के साथ साथ। क्यों? क्योंकि जो आयुर्वेद का प्रमुख प्रयोजन है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति हेल्दी है, उसकी हेल्थ को एज इट इज मेंटेन रखना, यह है हमारे आयुर्वेद का प्रमुख प्रयोजन। ठीक है, जो हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? उसकी हेल्थ को हम मेंटेन कर सकते हैं धातु को साम्य बनाए रखने से। मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर 7 प्रकार के धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनको एज इट इज अगर हम साम्य अवस्था में रखते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा। कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा तो जो उसकी हेल्थ है वो एज इट इज मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो इसलिए प्रकृति ज्ञान का यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। अब अगर हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, आयुर्वेद का उद्देश्य और इसकी प्राप्ति हेतु मानव के देह, मैंने तुम्हें बताया था शरीर का एक पर्याय होता है देह। मतलब यहाँ पर देह का मतलब है शरीर, मतलब मानव के शरीर एवं मन स्वभाव की परीक्षण अति आवश्यक है। ठीक है ना? और तुमने अब देखा होगा, कोई मनुष्य कैसा होता है, स्थूल होता है, मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। किसी के नेत्र का कलर अलग होता है, किसी की त्वचा का अलग होता है, किसी के बालों का कलर अलग होता है, किसी की आवाज भारी होती है, किसी की हल्की होती है। ये सारी जो भिन्नताएं होती हैं, ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसी तरीके से हम प्रकृति ज्ञान से धातु को साम्य बनाए रख सकते हैं, जिसकी वजह से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्थिर रहे, उसके स्वास्थ्य में कोई भी रोग उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी निष्पत्ति से। निष्पत्ति से पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। अगर तुमसे क्वेश्चन में लिखने के लिए आएगा तो तुम ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसकी परिभाषा लिखोगे। तो आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा दी है प्रकृति की, वो दी है प्रकृति इति प्रकृतिहा। इसका मतलब क्या है? जो अन्य तत्वों को उत्पन्न करती है उसे प्रकृति कहते हैं। जब तुमसे एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहले तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर लिखनी है इसकी निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या है? ये जो प्रकृति वर्ड बना है, ये 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से? प्रा, कृ और ती। ठीक है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। तो इसमें जो पहला वर्ड है प्रा, इस ये जो बना है, ये बना, इसके अंदर जो ये प्र है, ये प्र दिखाता है सत्व गुण को। हमने 3 गुण पढ़े हैं, सत्व रज तम। तो प्र दिखाता है सत्व गुण को, क्रि दिखाता है इसके अंदर रज गुण को, इसलिए यहाँ पर राजस आएगा। और ती दिखाता है यहाँ पर तम गुण को, इसलिए यहाँ पर तामस आएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी निष्पत्ति। आगे देखो प्रकृति का निर्माण। प्रकृति निर्माण के लिए आचार्य सुश्रुत ने ये श्लोक दिया है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक तुम्हें याद करना है। इससे पहले एक श्लोक तुम्हें मैंने ये याद करने के लिए दिया है, छोटा सा श्लोक है। सेकंड नंबर पे तुम्हें यह वाला श्लोक याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक के अकॉर्डिंग प्रकृति का निर्माण कैसे होता है ये बताया है। शुक्र शोणितम संयोगे यो भवे छोष उत्कटाः प्रकृतिर्जायते तेन तस्या में लक्षणम ऋणु। ये सुश्रुत शारीर स्थान का श्लोक है। तो इस श्लोक के अकॉर्डिंग शुक्र और शोणित के संयोग से, मतलब स्पर्म के और ओवम जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जब वो फ्यूज होते हैं, वहां पर जिस दोष की उत्कटा होती है, उत्कटा का मतलब होता है डोमिनेंसी, मतलब जो ज्यादा प्रबल रहता है, इसका मतलब होता है प्रबलता। जिस दोष की प्रबलता होती है, चाहे वो वात की हो, चाहे वो पित्त की हो, चाहे वो कफ की हो, जिस भी दोष की प्रबलता होगी वहां पर उसी प्रकृति का निर्माण होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने में जिस दोष की डोमिनेंसी रहेगी, चाहे वो वात हो, चाहे वो पित्त हो, चाहे वो कफ हो, जिस भी दोष की डोमिनेंसी रहेगी, उस केस में
उस मनुष्य के अंदर वही प्रकृति होगी, वातज, पित्तज या कफज। ठीक है, समझ आया प्रकृति निर्माण। इसको थोड़ा सा और इलोबरेट कर रखा है यहाँ पर इन्होंने। यहाँ बोला है ये गर्भ वात पित्त तथा कफ युक्त होती है। जो मतलब गर्भ बनता है वो वात पित्त कफ युक्त होता है। जब दोनों का संयोग होता है तब उसके अंदर विद्यमान दोषों का भी संयोग होता है। बात समझ आ रही है? जब ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो उसके अंदर जो दोष प्रेजेंट है उनका भी फ्यूजन होता है। इस प्रकार जो वात होता है वात के साथ मिलता है, पित्त पित्त के साथ मिलता है तथा कफ कफ के साथ मिलकर गर्भ का निर्माण करते हैं। तब ये त्रिदोष बन जाते हैं। अब क्या होगा, वात वात के साथ मिल गया, पित्त पित्त के साथ मिल गया, कफ कफ के साथ मिल गया, तीनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जिसकी प्रबलता रहेगी वह मनुष्य के अंदर डोमिनेंसी अपनी दिखाएगा। जिसकी प्रबलता रहेगी, तीनों तो होंगे हमारे अंदर, पांचों महाभूत तो हैं हमारे अंदर, तीनों दोष तो हैं, लेकिन जिस दोष की डोमिनेंसी रहेगी हमारा शरीर उसी के लक्षण दिखाएगा। ठीक है, इस गर्भ में संयोग वंश जब तीनों की समता रहती है तब इसको सम प्रकृति बोलते हैं। यदि किसी मनुष्य के अंदर तीनों ही इक्विलिब्रियम है, मतलब किसी कोई भी ज्यादा नहीं है कोई भी कम नहीं है, तो ऐसी मनुष्य की प्रकृति को हम बोलते हैं सम प्रकृति। ठीक है, परंतु इस समता का पर्याय अभाव रहता है, तथापि कोई ना कोई दोष प्रबल होकर वातल पित्तल एवं श्लेषम प्रकृति का निर्माण करता है। ऐसा बहुत कम देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर तीनों ही दोष प्रबल हो, मतलब सम प्रकृति वाला मनुष्य हो। ऐसा जनरली कम देखने के लिए मिलता है, नहीं तो ज्यादातर वातल पित्तल और कफश प्रकृति के हमें मनुष्य देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर किसी कोई दो दोष की प्रबलता हो जाएगी तो मनुष्य की प्रकृति कैसे हो जाएगी, द्विदोषज हो जाएगी। मान लो किसी के अंदर वात और पित्त की डोमिनेंस ज्यादा है तो उसकी कैसी प्रकृति हो जाएगी, वात पित्तज हो जाएगी। इस तरीके से पित्त कफ की होगी तो पित्तज कफज हो जाएगी उसकी प्रकृति। ठीक है, और तीनों की डोमिनेंसी हो जाएगी तो उसको हम क्या बोल देंगे, सम प्रकृति का ये मनुष्य है। बात समझ आ रही है? अब मान लो मेरे पास, मैं तुम्हें एक समझाता हूँ एग्जांपल से, देखो यह है स्पर्म, यह है ओवम। मान लो स्पर्म के अंदर वात की प्रकृति ज्यादा है लेकिन ओवम के अंदर वात की हीनता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो मनुष्य वातज नहीं होगा। क्यों? ऐसे मनुष्य के केस में वात की डोमिनेंसी भी नहीं रहेगी और वात की कमी भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पर्म के अंदर तो वात ज्यादा था लेकिन ओवम के अंदर कम था। इसकी वजह से वो मनुष्य वातज प्रकृति का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वातज की डोमिनेंसी तो नहीं रहेगी ना। लेकिन अगर किसी के मनुष्य के अंदर वातज की डोमिनेंसी है स्पर्म के अंदर और ओवम के अंदर भी वात की डोमिनेंसी है, तो ऐसा जो मनुष्य बनेगा फ्यूजन से, उसकी जो प्रकृति होगी वो वातज प्रकृति होगी। ऐसे ही हम पित्त के बारे में सोच सकते हैं, ऐसे ही हम कफ के बारे में भी सोच सकते हैं। तो इस तरीके से होता है मनुष्य की प्रकृति का निर्माण। तुम्हें ये सारी डिटेल पढ़नी है इसके अंदर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे आता है महर्षि चरक के अनुसार मानव प्रकृति का निर्माण अलग कारणों पर निर्भर करता है। अभी तो हमने जनरली तीन कारण देखे थे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। अब हम आचार्य चरक की भी थोड़ी बात मानते हैं, इन्होंने कुछ टिप्पणी की है प्रकृति निर्माण के ऊपर, उसको देखते हैं हम। जैसे पहला इन्होंने बोला है शुक्र प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। जब गर्भ की स्थापना हो रही होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ये डिपेंड करता है शुक्र की प्रकृति पर। जैसे कि अभी हमने आचार्य सुश्रुत के बारे में पढ़ा था कि अगर शुक्र के अंदर वात पित्त कफ में से जो भी डोमिनेंट रहेगा उसी की प्रबलता आएगी, या फिर अगर कोई दो रहेंगे तो दो की प्रबलता आएगी। और यही किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शोणित की प्रकृति के ऊपर, मतलब ओवम की प्रकृति के ऊपर। ये डिपेंड करेगा कि मतलब कौन से दोष के इसके अंदर प्रबलता है ओवम के अंदर। अगला आता है इसके अंदर काल प्रकृति, कौन से ऋतु के अंदर फ्यूजन हो रहा है। जैसे वर्षा ऋतु के अंदर वात की डोमिनेंसी रहती है, तो अगर जो फर्टिलाइजेशन हुआ वर्षा ऋतु के अंदर होगा तो हो सकता है जो मनुष्य है वो वातज प्रकृति का हो। अगला गर्भाशय की प्रकृति क्या है, जब गर्भ की स्थापना हो रही है, जो हमारे गर्भ है, जो हमारा यूट्रस है, टाइम पर उसके अंदर जो दोष है वो साम्य अवस्था में है या फिर उसमें से कौन सा दोष प्रबल अवस्था में है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। अगला माता के आहार की प्रकृति, जब गर्भ की स्थापना हो रही है उससे पहले या उसके पश्चात माँ कौन सा खाना ज्यादा खा रही है, वातज आहार ले रही है, पित्तज आहार ले रही है या कफज आहार ले रही है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगला माता के विहार की प्रकृति, जब गर्भ की स्थापना हो रही है या उसके पश्चात या उससे पहले माता कौन कौन सी चीजों के बारे में ज्यादा सोच रही है, माता कहाँ रह रही है, उसका लैंड कैसा है, उसके लैंड में कौन सा दोष प्रबल रहता है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास छह कारण थे जिसके ऊपर प्रकृति
डिपेंड करती है मनुष्य की। तो तुम्हें आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी ध्यान में होने चाहिए निर्माण के कारण, और आचार्य चरक के अनुसार भी निर्माण के कारण तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम प्रकृति चैप्टर में। तो आती है देह प्रकृति। देह प्रकृति का मतलब होता है शरीर प्रकृति, क्योंकि शरीर का ही एक पर्याय है देह। तो इसके अंदर मैंने लिखा है, कुछ मनुष्य गर्भाशय में जब शुक्र शोणित का संयोग होता है तभी से सम प्रकृति वाले रहते हैं। सही बात है, तीनों ही अगर सम अवस्था में है तो ऐसे मनुष्य की प्रकृति कैसी होगी? सम प्रकृति। कुछ वातल के होंगे, कुछ पित्तल के होंगे और कुछ कफल के होंगे। ठीक है। सम प्रकृति वाले मनुष्य या तो स्वस्थ होंगे या फिर उनके अंदर अलग अलग रोग दिखाई देंगे। जैसे जो तीनों ही दोष से बनती है उसको हम बोलते हैं सम प्रकृति। तो ऐसे जो मनुष्य होंगे या तो बिल्कुल ठीक होंगे, नहीं तो उनके अंदर कोई ना कोई सी व्याधि दिखाई देगी, चाहे वो वातज हो, चाहे वो पित्तज हो, चाहे वो कफज हो। ठीक है। इन अलग अलग दोषों से निर्मित प्रकृतियां दोषों का जन्म काल से ही शरीर में रहने से अनुकूल हो जाने से देह प्रकृति कही जाती है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? शरीर प्रकृति या देह प्रकृति बोलते हैं। यदि वात प्रकृति का व्यक्ति वातल आहार विहार करेगा तो उसे वातज रोग होंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी व्यक्ति की जो प्रकृति है वो वातज है, ठीक है, और अगर वो ऐसे आहार विहार खाएगा, मतलब वो ऐसा खाना खा रहा है जो रुष्क है, जो ज्यादा शीत है, जो मैंने तुम्हें गुण पढ़ाए थे वात के, तत्र रुक्षो लघु शीतः सूक्ष्म चलो अनिलः, वो उन गुण को फॉलो कर रहा है, वातज प्रकृति का ही मनुष्य है, वातज आहार विहार ही खा रहा है, तो उसके अंदर रोग भी कौन से उत्पन्न होंगे? वातज रोग उत्पन्न होंगे, उसके अंदर वातज व्याधि ही होंगी। ठीक है। अब आगे देखो, जो शरीर प्रकृति है जिसे हम बोलते हैं देह प्रकृति, इसकी संख्या सभी आचार्यों ने 7 बताई है। 7 कैसे? पहले तुम्हें याद करनी है 3 प्रकृति, वात, पित्त और कफ। फिर तुम्हें इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, वात पित्त, पित्त कफ, फिर वात कफ। फिर सातवीं जो होगी इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, कैसे? वात पित्त कफ। तो ये 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, देह प्रकृति। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं प्रकृति के प्रकार। प्रकृति के कौन कौन से प्रकार आते हैं? पहले पंच भौतिक प्रकृति। पंच भौतिक प्रकृति 5 भूत से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो किसी मनुष्य की प्रकृति के अंदर आकाश महाभूत की प्रधानता ज्यादा है, आकाश की और वायु की, तो आकाश और वायु की ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर कौन सा दोष प्रबल रहेगा? वात प्रबल रहेगा। मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, वात के अंदर कौन से महाभूत डोमिनेंट रहते हैं? आकाश और वायु। मान लो किसी के अंदर अग्नि महाभूत की प्रधानता ज्यादा है, तो उसके अंदर कौन सा दोष प्रबल रहेगा? पित्त दोष प्रबल रहेगा। तो उसकी जो प्रकृति बनेगी वो किसकी कैसी बनेगी? पित्तज बनेगी। तो ये एक प्रकृति का प्रकार भी आ सकता है। दूसरा देह प्रकृति। देह प्रकृति अभी हम पूरा पढ़कर आए हैं तो उसे पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। अगली आती है जाति आदि प्रकृति। जाति आदि प्रकृति के अंदर जैसे कि जो मनुष्य है वो कहाँ रहता है, उसका लैंड कैसा है, ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। वो ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रहेगा तो पित्त प्रकृति के मनुष्य ज्यादा होंगे, ठंड में रहेगा तो कफ वाले या फिर वात वाले ज्यादा होंगे। ठीक है। उसकी एज क्या है। अगला प्रत्यय आत्मनियता, उसकी पर्सनल हैबिट कैसी है। अगला कुल, उसका फैमिली डिस्पोजिशन कैसा है, फैमिली कैसी है, अच्छी तरह से रखती है या फिर ज्यादा लड़ाई वड़ाई करने वाली फैमिली है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये आती है जाति आदि प्रकृति। अगली आती है मानस प्रकृति। ये मानस प्रकृति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में अलग से क्वेश्चन आता है मानस प्रकृति के ऊपर। ठीक है। तो इसके हमें जनरली टाइप याद रखने हैं। जो हमारा मन होता है वो त्रिगुणात्मक होता है, सबको पता है। जो हमारा मन होता है, जब हमने सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ा था तब भी पढ़ा था, सात्विक राजस और तामस, है ना। तो त्रिगुणात्मक होता है हमारा मन। कैसा? सात्विक, राजस और तामस। ठीक है। तो प्रकृति के 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब इनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो मैं इन इन टाइप्स को याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर हम बात करते हैं सात्विक के, तो उसके 7 भेद बताए गए हैं। इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की, अभी तुम्हें बताऊंगा कौन कौन से बताएं। भाइया, महेंद्र, वारुण, कुबेर, गांधव, याम्य और ऋषि। इसका याद करने का तरीका है, बी की गाय, बी की गाय, याम्य ऋषि ले गए, याम्य ऋषि ले गए। एक याद करने का तरीका है, कोई एक इंसान है जिसका नाम है बी, तो उसकी जो गाय है, उसने एक गाय बांध रखी थी, उसकी जो गाय है वो याम्य ऋषि चुरा कर ले गए। ठीक है। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो, इसको सिर्फ याद करने के पर्पज से है। तो इससे क्या हो जाएगा? भाई हो जाएगा, एम से महेंद्र, वी से वारुण, की से कुबेर, अगला गांधव, फिर याम्य, फिर ऋषि। ठीक है। बी की गाय, याम्य ऋषि ले गए, इससे तुम याद कर सकते हो। अगला आता है राजस। राजस के 6 भेद होते हैं। राजस प्रकृति के 6 भेद होते हैं। कौन से? आसुर, शाकुन, पेशाज, सर्प, प्रेत और राक्षस। अगला तामस। तामस प्रकृति के 3 भेद हैं, पशु,
मत्स्य, वानस्पत्य। तुम्हें इनके प्रकार याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें क्रैश कोर्स चल रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा तुम्हें मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, एक्स्ट्रा तुम अपनी बुक से भी इलैबोरेट करके देख सकते हो। ठीक है। अगला आता है, इसके बाद मान लो निर्माण हो चुका है पूरा किसका, प्रकृति का। अब प्रकृति का निर्माण होने के बाद हमने उसके कारण भी देख लिए कि ये कारण होते हैं, उनके भेद भी देख लिए कि ये भेद होते हैं प्रकृति के। अब जो मनुष्य है, जो वातज प्रकृति का मनुष्य है, वो कैसा होगा उसके बारे में भी तो जाने हम। उसके लक्षण हमें क्या क्या दिखाई देंगे, तो उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। तो पहला आता है इसके अंदर वातल पुरुष के लक्षण, मतलब ऐसा मनुष्य जिसके अंदर वातज प्रकृति हो। तो उसके लिए तुम्हें ये श्लोक लर्न करना है। ये श्लोक क्या कहता है, अल्प केशा, कृशो, रुक्षो, वा चंचल मानसाह, आकाशचारी, स्वप्नेशु, वात प्रकृति को नरः। इसका मतलब क्या है, जो वातज प्रकृति का मनुष्य होगा, उसके जो बाल होंगे सर पे वो कम होंगे, वो देखने में पतला दुबला सा होगा, उसकी जो स्किन होगी वो ड्राई होगी। ठीक है। वो बहुत बोलने वाला होगा, बहुत चंचल होगा, उसका जो मन है वो चंचल होगा। आकाशचारी मतलब आकाश में उड़ता हुआ वो सपने में देखेगा अपने आप को, या फिर आकाश से रिलेटेड सारी चीजें देखेगा। तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं किसी मनुष्य के अंदर, उसको हम बोलते हैं वातल पुरुष का लक्षण है वो। ठीक है। ये श्लोक तुम्हें लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगला, वात के कारण जो अग्नि होगी विषम होगी। तुम्हें मैम ने पढ़ाया होगा टांग हृदय में, तीन टाइप की अग्नि होती हैं और डिपेंड करती हैं त्रिदोष के ऊपर, वात, पित्त और कफ। वात के कारण जो अग्नि होती है वो होती है विषम अग्नि। पित्त के कारण जो होती है वो होती है तीक्ष्ण अग्नि। कफ के कारण जो अग्नि होती है वो होती है मंद अग्नि। ठीक है। तो ये तीनों अग्नि तुम्हें पता होनी चाहिए। तो वात के कारण जो मनुष्य है उसकी अग्नि कैसी होगी, विषम अग्नि होगी। अब आगे आचार्य सुश्रुत ने वात प्रकृति का उल्लेख पशु पक्षियों से किया है। आगे चलते हैं हम पित्तल पुरुष के लक्षण के, जो मतलब पित्तज प्रकृति का मनुष्य होगा, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उसके लक्षण है जैसे कि अकाल पलिते व्याप्तो, धीमान स्वेदोचारोष्णः, स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा, पित्त प्रकृति को न रहा। इसका मतलब है, जो पित्तज पुरुष के लक्षण होंगे, जो जिसके अंदर पित्तज प्रकृति होगी, उसके जो बाल हैं वो समय से पहले पक जाएंगे, या तो सफेद हो जाएंगे या फिर वो झड़ जाएंगे। ठीक है। वो बुद्धिमान, वो बहुत बुद्धि वाला होगा, उसको ज्यादा पसीने आएंगे, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, और वो सपने में ज्योति देखेगा, मतलब अग्नि को देखेगा। अगर ऐसे लक्षण किसी पुरुष के अंदर तुम्हें दिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो पित्तज प्रकृति का पुरुष है। ठीक है। और इस पित्त के कारण जो उसकी अग्नि होगी तीक्ष्ण होगी, इजीली खाने को डाइजेस्ट कर देगी। अगला, पशु पक्षियों से संबंध क्या होगा उसका, जैसे कि सर्प, उल्लू, बिल्ली, बंदर, शेर, नेवला, इन सब के स्वभाव का वो होगा। मतलब आचार्य सुश्रुत ने इन पशु पक्षियों से उसका रिलेशन किया है। आगे आता है श्लेष्म पुरुष के लक्षण। जो कफज प्रकृति का मनुष्य होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे, उसके लिए ये श्लोक तुम्हें लर्न करना है। गंभीर बुद्धिहा, स्थूल अंगहा, स्निग्ध केशव महाबलाहा, स्वपन जलाश्य लोकी, श्लेषम प्रकृति को न रहा। इसका मतलब क्या है, जो कफज प्रकृति का मनुष्य होगा उसके अंदर अल्प बुद्धि होगी, मतलब बुद्धि कम होगी। उसके जो स्थूल होंगे अंग होंगे, मतलब जो उसके जो हाथ पैर होंगे वो मोटे होंगे। उसके बाल स्निग्ध होंगे, अगर बाल वाल चेक करेंगे उसके हम तो स्निग्ध दिखेंगे। वो बलवान होगा। ठीक है। सपन में जल देखेगा। तो अगर ऐसे लक्षण तुम्हें दिखते हैं किसी मनुष्य के अंदर, तो वो कफज प्रकृति के हैं। आगे, कफ के कारण जो उसकी अग्नि होगी वो मंद होगी, और इसका रिलेशन हंस, गाय, गजराज, बैल, ऐसे ऐसे जानवरों से किया है। ठीक है। अब आगे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। जैसे हमने आयुर्वेद पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो हमने पढ़ा था स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है। इसी तरीके से प्रकृति का क्या प्रयोजन है, तो प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन ये है, जैसे आयुर्वेद के दोनों प्रयोजन हेतु प्रकृति ज्ञान का विशेष महत्व है। इसकी जितनी उपयोगिता स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण हेतु है, उतनी ही रोगी की चिकित्सा के लिए भी है। इसका मतलब क्या है, हम प्रकृति ज्ञान को क्यों पढ़ रहे हैं, हम प्रकृति ज्ञान को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम जान सकें कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है वो कौन सी व्याधि को लेकर आ रहा है और उसकी प्रकृति क्या है। सपोज करो हमारे पास जो मनुष्य आ रहा है वो वातज प्रकृति का है, लेकिन जो वो अपनी व्याधि लेकर आ रहा है वो कफज वाली लेकर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें उसको ऐसी औषधि देनी है कि उसका कफ शांत हो जाए
और वात ना बढ़े। जनरली क्या होगा, अगर हम उसको ऐसी कोई मेडिसिन दे देंगे जो सिर्फ और सिर्फ कफ को शांत करे, लेकिन उसकी वजह से भाई वात बढ़ गया, तो ऐसे क्या उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं? नहीं। हम उससे पहले सिम्टम्स पूछेंगे कि तुम्हें क्या क्या सिम्टम्स आए। तो मान लो हमें सिम्टम्स दिखे कौन कौन से, कि हाँ ये इसके अंदर कफज व्याधि है, फिर हम उससे उसकी प्रकृति पूछेंगे। प्रकृति पूछने के लिए हम उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका फिजियोलॉजिकल करेंगे, सोशियोलॉजिकल करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि इस मनुष्य की प्रकृति क्या है। फिर उसका हमें प्रकृति का पता चल जाएगा। फिर उसकी प्रकृति का पता चलने के बाद तब उसको हम कोई औषधि देंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए यहाँ पर प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन होता है। अब आचार्य चरक के अनुसार वात आदि प्रकृति के पुरुषों का स्वस्थ वृत्त के नियम अनुसार अपने अपने दोष के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। अब आचार्य चरक बोलते हैं, यदि कोई वातज प्रकृति का मनुष्य है तो उसको क्या करना है, अपने गुण के विपरीत आहार विहार का सेवन करना। मतलब जो तत्र रोग लघु शीता सूक्ष्म चलो अनिला है ना, इन सब का तो कम उपयोग करना है, बाकी जो पित्तज और कफज आहार विहार है वो ज्यादा लेने हैं। ठीक है। अब आगे लिखा है, सम प्रकृति के मनुष्य को सर्वदा सभी रसों का प्रयोग करना है। जो सम प्रकृति का मनुष्य है उसको सारे ही आहार विहार खाने, लेकिन थोड़े थोड़े खाने, ज्यादा नहीं खाने। ठीक है। यदि वातल मनुष्य कटु तिक्त कषाय रस का ज्यादा सेवन करेगा तो उसके अंदर वात के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहेगी। मैंने तुम्हें पढ़ाया था रस से कौन सा दोष बढ़ता है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था लेक्चर नंबर आई थिंक थर्ड में, थर्ड लेक्चर में पढ़ाया था। तो मैंने तुम्हें बताया था मधुर अम्ल लवण से कफ बढ़ता है, कटु तिक्त कषाय से वात बढ़ता है, अम्ल लवण कटु से पित्त बढ़ता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर तुम्हें बताई है। अगर कोई मनुष्य कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करेगा तो कटु तिक्त कषाय से क्या बढ़ता है, वात प्रकोप होता है। तो ऐसे मनुष्य में वात बढ़ेगा और वात बढ़ने की वजह से तो उसके अंदर वातज व्याधि होंगी। यदि पित्त प्रकृति का मनुष्य है वो मधुर और कषाय रस का सेवन करेगा तो उसके अंदर पित्त बढ़ने की संभावना ज्यादा है। और यदि कोई मनुष्य कफश प्रकृति का है और अगर वो मधुर अम्ल लवण का सेवन करेगा तो उसके अंदर कफ बढ़ने की ज्यादा संभावना है। एक सेकंड रुको, यहाँ पे कुछ गलती हुई है आई थिंक। हाँ, पित्त किससे बढ़ता है, अम्ल लवण कटु से, लेकिन यहाँ लिख रखा है मधुर तिक्त कषाय से। बच्चे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर आएगा अम्ल लवण और कटु, ठीक है ना। इसकी जगह पर मधुर तिक्त कषाय की जगह पर यहाँ पर आएगा अम्ल लवण और कटु, ठीक है ना। उससे ही तो पित्त बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, इसको तो एक बार ठीक कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि वात किससे बढ़ रहा है और उसको कौन सा आहार विहार लेना चाहिए, पित्त के बारे में और कफ के बारे में। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रकृति के लक्षणों को जानकर ही उसके अनुरूप चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत भी ये बोलते हैं, पहले मनुष्य की प्रकृति को जानो, उसके बाद ही उसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। ये टेबल तुम्हें याद करनी है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो को बस हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर जरूर जाना। अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।